वेलकम ऑल बच्चों। आज जो प्रॉब्लम है वो सिंक्रोनस मशीन पे है। हमारे सामने है 2015 का सेट ए का क्वेश्चन है। ये कहता है कि सिलिंड्रिकल रोटर जनरेटर विथ इंटरनल वोल्टेज ईएफ, इंटरनल वोल्टेज कहते हैं ना ईएफ को, एक्साइटेशन वोल्टेज को 2.0 एंड एक्सेस, इसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस है 1.0 पर यूनिट, इज कनेक्टेड बाय ए लाइन ऑफ रिएक्टेंस 0.5 पर यूनिट to a round rotor synchronous motor of synchronous reactance 1.2 per unit and excitation voltage of 1.35 per unit। ये तो डेटा हो गया। अब कहता है कि व्हेन 0.5 पर यूनिट पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर, watts, when 0.5 per unit power is supplied by the generator, the electrical angular difference between the rotors would be, मतलब ईएफ जनरेटर का और ईएफ मोटर के बीच का जो एंगल है वही दोनों के रोटर के बीच का एंगल होगा। वो तुमको निकालना है। बहुत सिंपल है बेटा, देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है। तुम जानते हो कि P जो रियल पावर होता है, P जैसे 0.5 है ना, 0.5 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू एंड वोल्टेजेस। एंड वोल्टेजेस में जनरेटर का है 2.0 और इसका है 1.35। तो ये EF1, EFG, EFM अगर इसका मान लिया जाए तो EFG 2.0, EFM 1.35, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 1.35 इंटू 2.7, 2.7। तो 0.5 इज इक्वल टू 2.7 होल डिवाइडेड बाई टोटल ट्रांसफर रिएक्टेंस। टोटल ट्रांसफर रिएक्टेंस क्या है, एक्सेस इज 1, लाइन रिएक्टेंस 1.5 और सिंक्रोनस रिएक्टेंस 1.2। तो ये भी 2.7 हो गए, शाबाश। तो 2.7 कट गया तो 1 हो गया इंटू साइन डेल्टा। तो 0.5 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन डेल्टा, तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू 0.5 हो गया ना बेटा। तो डेल्टा 30 डिग्री हो गया। आंसर हो गया तुम्हारा, जबानी हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। 30 डिग्रीज, साइन डेल्टा इज इक्वल टू 0.5 आ गया, 30 डिग्री हो गया। इतना ही क्विक हो जाता है बेटा, अगर ज़रा सा सोचो तो बहुत जल्दी ये जवाब मिल जाते हैं। मैं बना देता हूँ तुम्हारे लिए इसको रेगुलर तरीके से, लेकिन ये सॉल्यूशन तुम्हारा हो गया है। अब तुमको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम बना देते हैं, जनरेटर वगैरह बना देते हैं। पहले ग्रिड बना देते हैं, ग्रिड से डायग्राम बनाने में आसानी होगी। थोड़ा छोटा कर लो ग्रिड को, और थोड़ा छोटा कर लो, चलो इतना चलेगा। हम्म, तो सिंगल लाइन डायग्राम बना रहा हूँ मैं, बस छोटा सा बना रहा हूँ, बड़ा नहीं। ये है जनरेटर जिसका वोल्टेज है EFG, EFG इंटरनल वोल्टेज है EFG। यहाँ से चला, यहाँ से चलिए एक लाइन, पहले तो इसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस ले लो। इसका सिंक्रोनस बीच में हम कर देते हैं मोटर तक सीधा, उसके बाद मिटा करके करेंगे। ये है EFM, ये मोटर है तुम्हारा। इसका वोल्टेज है EFM, EFM मोटर के लिए। दोनों ही फेजर्स होंगे, EFM, ठीक है। अब बीच में एक लाइन है, ये मान लो कि लाइन है तुम्हारी, ये लाइन है। ये जो लाइन का रिएक्टेंस है वो मैं तुमको बना देता हूँ। इसको पहले मिटा दिया जाए थोड़ा सा।
ये लाइन का रिएक्टेंस मैं बताता हूँ। लाइन का रिएक्टेंस है 0.5 पर यूनिट। ये लाइन का रिएक्टेंस है। इसके अलावा जनरेटर और मोटर का अपना रिएक्टेंस भी है। जनरेटर का रिएक्टेंस मान लो यहाँ, मोटर का रिएक्टेंस यहाँ दिखाएंगे, इसको मिटा ही दें। तो देखो जनरेटर का जो रिएक्टेंस है वो कहता है 1 पर यूनिट। यहाँ शुरू करते हैं। ये रिएक्टेंस है 1 पर यूनिट, 1.0 पर यूनिट एक्सेस जनरेटर का। मोटर का जो टोटल है रिएक्टेंस वो है 1 पॉइंट नहीं 1.2 पर यूनिट, 1.2 पर यूनिट। और लाइन है 0.5 पर यूनिट, 0.5 पर यूनिट। तो जनरेटर टू मोटर टोटल ट्रांसफर रिएक्टेंस कितना हो गया? 1 प्लस 0.5 प्लस 1.2, ये 1.2 है, ये 1.2 है। वन पॉइंट टू है तो 2.7 हो गया, 2.7। और ई एफ जी जो था जनरेटर का वो 2.0 पर यूनिट था, 2.0 पर यूनिट। इंटरनल वोल्टेज 2.0। और इसका एक्साइटेशन वोल्टेज क्या था? मोटर ऑफ 1.35, ये था 1.35 पर यूनिट। ई एफ एम। तो सीधा फॉर्मूला है टोटल पावर ट्रांसफर P इज इक्वल टू ई एफ जी इंटू ई एफ वन। ई एफ जी हो गया 2.0 इंटू 1.35 divided by total transfer reactance 1 plus 0.5 plus 1.2, 1.0 चाहो तो 1.0 कर दो, multiplied by sin delta between generator and motor, sin delta GM। और P का वैल्यू क्या है? P का वैल्यू है 0.5। यहाँ पर हम मिटा कर 0.5 ही लिख देते हैं, समझ से तुम गए ही हो। P इज इक्वल टू 0.5 है, रियल पावर 0.5। 3 जैसा लग रहा है, 0.5 है। तो क्या हो गया? ये हो गया 0.5 इज इक्वल टू 1.35 इंटू 2.0, दो इकाई दो, 35 2.7 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 1.2 2.7 into sine of the angle between generator and motor rotors, sine delta GM. That means that sine delta GM is equal to 0.5 delta GM here. Sine delta GM is equal to 0.5. So what is delta GM?
डेल्टा जी एम इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। दैट इज द आंसर। ये तो तुमको समझाने के लिए हमने इतना कर दिया, वरना हमने तो जबानी बना दिया था इसको ना। तुम लोग भी जबानी की बनाने की कोशिश कर बेटा, टाइम कम होता है इसलिए इस किस्म के सवाल जो आए उनको जबानी बना दिया करो, ठीक है। इसका ग्रिड मैं क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया क्लीन, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 का सेट ए का 19 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि द फ्लक्स पर पोल इन a synchronous motor with a stator not connected to supply is phi 1। मतलब जो एक्साइटेशन तुमने दिया है उससे जो फील्ड का फ्लक्स बना है वो बना है, मतलब जिसको हम लोग फाई एफ कहते हैं, वो बना है फाई 1। एंड व्हेन कनेक्टेड टू सप्लाई इट इज 3/4 फाई 1। जब सप्लाई से कनेक्ट हो गया तो कम हो गया, मतलब फाई आर जो है रिजल्टेंट वो कम हो गया। तो क्लियर केस यहाँ पर यह है कि हियर फाई एफ इज मोर देन फाई आर। कनेक्टेड जब हो गई मोटर नो लोड पे, तो हियर फाई एफ इज मोर देन फाई आर, मतलब एफ एफ इज मोर देन एफ आर जिसको कर लेते हैं। इसलिए द मोटर इज ओवर एक्साइटेड। द मोटर इज ओवर एक्साइटेड क्यों? इसलिए कि ओवर एक्साइटेड मोटर ही का आर्मेचर रिएक्शन डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग होता है। इज ओवर एक्साइटेड, इज ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, हैविंग डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। और नो लोड पे है तो डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। हैविंग डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। नो लोड पे होने से तो डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग हो जाता है। मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, डीमैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग लिखना है यार। मैग्नेटाइजिंग, having demagnetizing armature reaction, armature reaction। The motor is overexcited, having demagnetizing armature reaction and operating at leading PF, and operating at leading PF। यह थ्योरी में मैं तुमको बहुत तरीके से समझा चुका हूँ, जा करके डायग्राम देख लेना। एंड ऑपरेटिंग एट लीडिंग PF। और अगर रियली लो नोड पे होगी तो 90 डिग्री लीड PF एंगल होगा, मतलब 0 PF लीड पे काम करेगी। एनीवे लीड तो हो ही गया, तो आंसर तो बाहर निकल ही गया। लीडिंग द सप्लाई वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लीडिंग द सप्लाई वोल्टेज, थ्योरी जाकर के पढ़ लेना मोटर की, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एक्साइटेशन वगैरह ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। ये भी 2015 ही का है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ आर्मेचर एमएमएफ फॉर जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड इन ए 3 फेज ऑल्टरनेटर इज, क्या होता है? आर्मेचर रिएक्शन
जीरो पी एफ लैग पे क्या होता है? लैगिंग पी एफ इज ओवर एक्साइटेड जनरेटर। ऑल्टरनेटर ही को जनरेटर कहता है ना। ओवर एक्साइटेड जनरेटर लैगिंग पी एफ पे काम करता है। तो जीरो पी एफ लैग पे तो बिल्कुल ही डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा। तो ये डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग होगा, इसने डायरेक्टली लिखा भी नहीं है। खैर, डीमैग्नेटाइजिंग तो लिखा है ना, इसको टिक कर दो, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। आर्मेचर है फॉर जीरो पी एफ लैग इज डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग, कुछ बताने की जरूरत नहीं, नथिंग। एफ एफ इज मोर देन एफ आर, एफ एफ इज मोर देन एफ आर, इसीलिए ओवर एक्साइटेड है। ओवर एक्साइटेड जब है तो ये डीमैग्नेटाइजिंग है, क्योंकि एफ आर जो एफ आर होता है रिजल्टेंट एयर गैप में, एफ आर ये बाय मैग्नीट्यूड हो जाता है सीधे एफ एफ माइनस एफ ए आर। ये मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड के लिए मैं मॉडुलस का साइन डाल देता हूँ, एफ एफ माइनस एफ ए आर डीमैग्नेटाइज कर देता है, इस डीमैग्नेटाइजिंग। ठीक है, जा करके ये सब पढ़ लेना, पूरा वीडियो अवेलेबल है, देख लेना अच्छे से। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन 2015 ही का है, 17 नंबर। A synchronous motor operates at rated voltage and frequency and has a load torque angle of 30 degrees. लोडेड है और 30 डिग्री लोड टॉर्क एंगल है। अब कहता है कि बोथ द टर्मिनल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर रिड्यूस्ड बाई 10%। टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों को अगर 10% से हम रिड्यूस कर दें तो क्या होगा? द लोड टॉर्क एंगल्स रिमेन्स द सेम, दैट इज द आंसर। द लोड टॉर्क एंगल्स रिमेन्स द सेम इज द आंसर। तुम पूछो ये क्यों? क्योंकि वजह ये है बेटा कि तुमने वी और एफ दोनों को घटा दिया ना। पाई होता है प्रोपोर्शनल टू वी बाई एफ, पाई वेरीज वी बाई एफ। वी को तुमने बढ़ा दिया 10%, बोथ घटा दिया, वी बोथ द टर्मिनल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड, 0.9 वी कर दिया और इसको 0.9 एफ कर दिया, यही कर दिया ना। ये तो फिर वी बाई एफ रह गया ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये फाई कौन सा होता है? ये फाई होता है फाई आर, रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स, फाई आर। और फाई एफ को तो किसी ने डिस्टर्ब किया नहीं, इसलिए कि तुमने उसको एक्साइटेशन को चेंज किया नहीं। तो जब फाई एफ और फाई आर में कोई चेंज नहीं होगा तो सेम लोड के लिए सेम टॉर्क एंगल से काम चल जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज द टोटल पावर, जो पावर रिक्वायरमेंट होती है, पावर होता है इज इक्वल, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल कर देते हैं, फाई एफ इंटू फाई आर इंटू साइन ऑफ डेल्टा बिटवीन द रोटर एंड द रिजल्टेंट, उसी को टॉर्क एंगल कहते हैं। रिमेंस द सेम। तो सेम पावर पर अगर ये दोनों कांस्टेंट रह गया तो डेल्टा कांस्टेंट रह गया। ठीक है ना, ये भी 2015 ही का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप का है। स्टेटमेंट वन है डैम्पर्स आर यूज्ड इन द ऑल्टरनेटर्स। बिल्कुल, हंटिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग डैम्पर्स यूज करते हैं।
करते ही हैं। सिलिंड्रिकल रोटर होता है तो उसमें जो वेजेस होती हैं और एंड रिंग्स होती हैं वो डैम्पर का काम कर जाते हैं, समझे? मतलब वेजेस काम कर जाती हैं डैम्पर डैम्पर बार का। अदरवाइज डैम्पर बार लगाते हैं, सीलिंग पुल मशीन्स में तो लगाते ही हैं। तो ये तो हो गया ट्रू। द वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आर नॉट रिड्यूस्ड बाय द डैम्पर वाइंडिंग जनरेटर, बिल्कुल गलत। भाई जब हंटिंग को वो अरेस्ट करेगा, हंटिंग को रिड्यूस करेगा, तो फ्लक्चुएशन भी रिड्यूस हो जाएगा ना। तो फ्लक्चुएशंस आर एक्चुअली रिड्यूस्ड बाय द डैम्पर वाइंडिंग्स। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज फॉल्स। सो द ऑप्शन जो यहाँ पर है, स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, सी को टिक कर दो, ये सही जवाब। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, इसलिए कि डैम्पर वाइंडिंग्स की मौजूदगी में हंटिंग मतलब ऑसिलेशन अरेस्ट होता है। जब हंटिंग ऑसिलेशन अरेस्ट होती है तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी अरेस्ट होता है। ठीक है, अब ये 2014 का क्वेश्चन है। When the rotor speed in a synchronous machine becomes more than the synchronous speed during hunting, the damper bars develop, ये स्पीड बढ़ रही है सिंक्रोनस मशीन में, सिंक्रोनस स्पीड से स्पीड बढ़ गई, तो डैम्पर बार जाहिर है बाय लेंस लॉ उस स्पीड के बढ़ने को रोकेगा, मतलब मोशन को अपोज करेगा। मोशन को अपोज करता है कौन सा टॉर्क? जनरेटर टॉर्क। जनरेटर टॉर्क हमेशा अपोज करता है, इसलिए इसको जनरेटर टॉर्क होना ही होना है। तो यहाँ जितने मोटर टॉर्क हैं ये सब गलत है, ये सब मोटर टॉर्क गलत है। जनरेटर टॉर्क सिर्फ एक है, इसको टिक कर दो। समझ में आए ना आए टिक कर दो, इसलिए कि जनरेटर टॉर्क ही मोशन को अपोज करता है। सिंक्रोनस स्पीड से स्पीड बढ़ रही है ना, बढ़ रही है का मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है तो जनरेटर उसको अपोज करेगा। जनरेटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मोशन मोशन को अपोज करता है। और इंडक्शन इसलिए होता है कि बाय इंडक्शन वो करंट क्रिएट होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रोटर स्पीड एंड द सिंक्रोनसली रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो अमाउंट ऑफ स्लिप है उसके हिसाब से इसमें इंडक्शन से करंट होता है, इसलिए वो इंडक्शन जनरेटर होता है। तो इंडक्शन जनरेटर का ये टॉर्क होता है। अच्छा, यूपीएससी में मैं जवाब देख रहा था, यूपीएससी वालों ने दिया था सिंक्रोनस मोटर टॉर्क, कितना गलत था, उस जमाने में कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। वो यूपीएससी का जो आंसर था वो सिंक्रोनस मोटर टॉर्क था, ये यूपीएससी आंसर था। यूपीएससी आंसर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यूपीएससी आंसर इज रॉन्ग। एब्सोल्युटली चाहो तो लिख दो, उस जमाने में कोई चैलेंज करने वाला था नहीं। हम लोग यूपीएससी में शिकायत करते थे तो कह रहे करे बॉस कंपटीशन है ना, सबका गलत हो जाए कोई बात नहीं। क्या तरीका है यार। अब तो और भी बुरा हाल है बेटा, अब तो आजकल तो एग्जाम जो लोग रहते हैं उनका तो और भी बुरा हाल है। यूपीएससी आंसर इज रॉन्ग, उन्होंने सी दिया था, मैंने चेक किया, इनका जवाब सी था। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। मोटरिंग ही टॉर्क, मोटर टॉर्क तो बिल्कुल गलत है ना, जनरेटर टॉर्क ही होगा। तो जनरेटर में एक ही ऑप्शन ही दिया था, इंडक्शन जनरेटर टॉर्क। कहीं पर सिंक्रोनस तुम देखा था? कहीं पर नहीं देखा था। ठीक है, चलो पॉइंट, ये 2014 ही का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आखिरी साल है जिसका मैं करवा रहा हूँ, इसलिए कि 2023 से 2014 तक का करवाने का मैंने सोचा है। तो आखिरी क्वेश्चंस पे आ रहे हैं सिंक्रोनस मशीन के। द मेन एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द वाइंडिंग इन स्लॉट्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज़ करने का मेन एडवांटेज क्या है? मैंने तुमको बताया था कि द मेन एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग या इवन कॉर्डेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इज टू रिड्यूस द हार्मोनिक्स। रिड्यूस द हार्मोनिक्स कहीं पर है? रिड्यूस द हार्मोनिक्स इन जनरेटर, या आंख बंद कर इसको टिक कर दो, बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं। दिस इज द करेक्ट आंसर।
बाकी घर में जा करके देखना कि बाकी क्या क्या लिखा था, रिड्यूस द साइज ऑफ द मशीन, एड मैकेनिकल कंस्ट्रेंट टू द वाइंडिंग, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड, ये सब सोचते रहोगे। मेन है रिड्यूस द हार्मोनिक्स इन द जनरेटर डीएफ। हमारे जो वीडियो है थ्योरी वाला, उसको जा करके पूरा पढ़ लेना। ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2014 का है। द सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ 500 वोल्ट 50 kV alternator having an effective resistance of 0.2 ohm, आरए को इग्नोर नहीं किया है। If an excitation current of 10 ampere produces 200 ampere armature current on short circuit and an EMF for 50 volt on open circuit is, मतलब तुमको सिंक्रोनस रिएक्टेंस बताना है और रेजिस्टेंस इसमें कंसिडर करना है 0.2 ओम। तो जो सिंक्रोनस इम्पीडेंस होगा ZS, वो होगा ओपन सर्किट वोल्टेज 450 डिवाइड बाय शॉर्ट सर्किट करंट 200। तो 450 बाई 200 तो हो गया 2.2 2.25 ओम हो गया ना। 2.25 ओम हो गया ZS। तो एक्सेस उससे कम ही होगा, तो 2.25 ओम से कम यहाँ क्या है, 2.25 ओम से कम यहाँ से 2.24 ओम होगा। इसको टिक कर दो, तुमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 100% यही सही जवाब है। जस्ट डोंट वरी, लुक नो फर्दर। 2.25 ओम ZS आया ना बेटा, एक्सेस इज ऑलवेज लेस देन ZS। तो 2.25 जो आया है उससे कम क्या है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें 2.25 से कम 2.24 है। इसी को टिक कर दो। घर में आकर के देखना है एक्चुअल कैलकुलेट करके। घर वापस आ गए, चाय पी लिया, चाय पी लिया तो कैलकुलेट करो। अब चाय पीने के बाद कैलकुलेट करो, नो प्रॉब्लम, कैलकुलेट कर लो, मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ZS ZS इज इक्वल टू VOC 450 और सेम फील्ड करंट पर ISC 200, इतना ओम हो गया। 450 बाई 200 हो गया, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, 2.25 ओम। समझ गए। तो एक्सेस क्या होता है, एक्सेस इज इक्वल टू रूट ओवर ZS स्क्वायर, ZS स्क्वायर माइनस RA स्क्वायर, माइनस RA स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, 2.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट। अब इसी पर प्ले किया कि तुम ये सब को स्क्वायर करके माइनस करने के चक्कर में, इसका रूट निकालने के चक्कर में इतना टाइम लगाओगे कि तुम्हारा वक्त निकल जाएगा। इसीलिए ट्रिक यह है कि देखो कि 2.25 से नीचे कौन सा फिगर है, उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। तुमको यहाँ पर अगर शौक है तो 2.25 स्क्वायर में 0.2 स्क्वायर करते रहो। मैं इसको कर देता हूँ तुम्हारे लिए। अब स्क्वायर स्क्वायर हम कहाँ करेंगे, हम इसको कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। 2.25 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2.25 माइनस 0.2, ये हो गया रूट ओवर 2.45 हो गया ना, 2.45 इंटू 2.05 कि 2.05।
ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा भाई, और रूट भी तो निकालना है। 2.45 इंटू 2.05, कैलकुलेटर पर करके देखें, देखते हैं। लंबा चौड़ा आएगा, इसलिए जिसने दिया है ऐसा बदमाशी वाला सवाल। √2.45 इंटू 2.05, देखो कितना भयानक रिजल्ट आया। 2.24109, देख रहे हो ना। वो तुम यहाँ भी करते तो वही आता। 2.25 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर है ना। 2.25 स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, देखो तुमको दिखा रहे हैं कैलकुलेटर, इज इक्वल टू इतना आता, समझे। 2009/400, ठीक है। अब इसका जब तुम स्क्वायर रूट लेते, इसका स्क्वायर रूट ऑफ आंसर कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर ये दे रहा है 7√41/20, 7√41/20, 7√41/20, और इसका जवाब आता है 0.24109, इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ, 2.241093483। इसीलिए इसने तुमको टेस्ट किया कि तुम्हें इतनी अकल है कि नहीं कि 2.25 के नीचे ढूंढ करके जल्दी जल्दी टिक कर दो, नहीं तो कैलकुलेट करते रहो जिंदगी भर, समझ गए। इसलिए कि यहाँ तुम डायरेक्ट भी कैलकुलेट इसको करोगे तो ये डिसमल में हम तुमको दिखाते हैं, आ, ये फ्रैक्शन में आया था, इज इक्वल टू 7√41/20, समझ गए, ये आया था। तो सिर्फ ये लोग टेस्ट करते हैं कि तुमको कितनी अकल है, समझ गए। तुमको सिर्फ इतना करना था कि 2.25 में जैसे ही जेड आया था ना, उससे जस्ट नीचे वाले वैल्यू को टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, डोंट वरी। ये 2014 ही का है, कह रहा है कि इन सिंक्रोनस मोटर वी कर्व्स प्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इट शोज द वेरिएशन ऑफ द आर्मेचर करंट विथ एक्साइटेशन विथ फील्ड करंट एट कांस्टेंट पावर, ये इसने लिखा नहीं है। तो बेसिकली आर्मेचर करंट विथ एक्साइटेशन, यही इसका सही जवाब है। इसके अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पहला जवाब आपको मिल गया, ये ए ही में मिल गया। तो वक्त मत बर्बाद कीजिए, आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, घर आकर के देखिए कि यह क्या था। आर्मेचर करंट विथ मैक्सिमम पावर बकवास, फील्ड एक्साइटेशन विथ स्टालिंग टॉर्क बकवास, फील्ड एक्साइटेशन विथ पावर डेवलप बकवास। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी 2014 का है। ये कहता है कि डैम्पर बार्स इन केस ऑफ salient पोल रोटर्स ऑफ हाइड्रो अल्टरनेटर्स आर यूजुअली इंसर्टेड इन पोल फेसेस टू, ये तो तुम बूढ़े हो चुके, टू प्रिवेंट हंटिंग। डैम्पर बार्स हंटिंग को रोकने के लिए दिया जाता है, इसीलिए उसको एमोर्टिसियर बार्स, एमोर्टिसियर वाइंडिंग भी कहते हैं। एमोर्टिसियर फ्रेंच वर्ड है किलर, इट किल्स द टेंडेंसी टू ऑसिलेट अराउंड द मीन पोजिशन। तो देख लो, Western excitation बकवास है। Damp out the rotor oscillations during transient state owing to sudden change in load conditions. B is the correct answer. इसको टिक कर दो, और कुछ दिखने की जरूरत नहीं। लुक नो फर्दर, बाकी घर में आकर के देखना बकवास, ये सब बेकार चीज़ है। सिर्फ रोटर ऑसिलेशंस को ये अरेस्ट करता है, डंप आउट करता है, इसलिए डैम्पर वाइंडिंग कहा जाता है बेटा, डैम्पर बार इसीलिए कहा जाता है। ये 2014 का क्वेश्चन है बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन है सिंक्रोनस मशीन का, मैं तुमको करवा रहा हूँ, इसलिए कि 10 साल का पूरा क्वेश्चन अब पूरा हो जाएगा।
स्टेटमेंट है द रेटिंग ऑफ अल्टरनेटर्स इज डिटरमिन्ड बाय देयर हीटिंग एंड हेंस द लॉसेस इन दम। बिल्कुल ट्रू है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस ट्रू। पेन कहाँ गया? कहाँ खो गया? हम्म, ये ट्रू है, कोई शक नहीं, ट्रू है। Along with the voltage, frequency, and MVA, the operating minimum lagging power factor has also to be included in the rating specifications. हाँ, मिनिमम लैगिंग पावर फैक्टर को भी किया जाता है। रेटेड तो होता ही है, मिनिमम लैगिंग पावर फैक्टर भी दिया जाता है, इसलिए कि हीटिंग लिमिट्स जो स्टेटर की और रोटर की हीटिंग लिमिट्स होती हैं वो लैगिंग साइड में भी और लीडिंग साइड में भी तो दिया रहता है। लीडिंग साइड में तो खैर पावर एंगल की लिमिटेशन हो जाती है, रोटर एंगल लिमिट आ जाती है। लैगिंग पीएफ में स्टेटर करंट हीटिंग ज़्यादातर रोटर करंट हीटिंग की लिमिट आ जाती है, इसलिए ये भी दिया ही जाता है, ये भी ट्रू है। और ये जो कहता है कि स्टेटमेंट स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। हाँ, स्टेटमेंट वन इसी से तो हिट रेटिंग डिसाइड होती है ना बेटा, हीटिंग वगैरह इसी से डिसाइड होती है, तो इसका आंसर ए ही कर दो। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो रीजनेबली डन बाय दिस। ठीक है, दैट्स इट। तो हो गया बच्चों, 10 साल का सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन सब मैंने करवा दिया। ठीक से प्रैक्टिस करो और खुद से प्रैक्टिस करो, बिना देखे हुए प्रैक्टिस करो और समझो, चीज़ को समझो। जो वीडियोस थ्योरी वाली हैं उनको जा कर के फिर से पढ़ो, समझो, देखो। अच्छा, बीच बीच में मैंने जहाँ जहाँ कहा है कि यूपीएससी का आंसर गलत है, ये है वो है, तो यूपीएससी के आंसर्स वगैरह अगर करेक्ट हुए तो मैं नहीं जानता हूँ, देख लोगे। अगर करेक्ट करेक्ट कहीं पर हो तो हो सकता है हमने कहीं गलत देख लिया हो, तो भूल चूक लेनी देनी वो छोड़ देना, जो मैंने जवाब दिया है वो सही है। ठीक है, राइट। ठीक है बच्चों, तब इजाज़त दो इस वीडियो को ख़त्म करने की। मैं देख लूँ कि रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। चेक कर लो। हाँ, रिकॉर्ड तो हो रहा था बेटा, तकरीबन 37-38 मिनट रिकॉर्डिंग हो भी गई। तो ठीक है, इजाज़त दो। सिंक्रोनस मशीन का ख़त्म हो गया, अब जो बाकी बचा हुआ है वो करवा देंगे। हैव ए नाइस डे, आई विश ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दे रहा हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।